इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं। रवि जल्दी से बोला, एएस सर वायु को इस तरह से अपने साथ क्यों लेकर गए? वो बेहोश हो गई थी, मुझे उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना था। उसकी बात सुनकर राघव उसे देखते हुए बोला, आज तुमने जो गलती की है मुझे नहीं पता उसका नतीजा क्या होगा, पर अगर जिंदा बचे तो अगली बार से वायु मैडम के आसपास भी मत दिखना। ये कहकर वो भी लिफ्ट के अंदर चला गया। रवि को तो राघव की बातों का मतलब समझ में नहीं आया। उसकी बातों का मतलब क्या था, वो समझने की कोशिश कर रहा था और राघव के मुँह से वायु के लिए मैडम सुन के वो और भी हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। अभी जो ये सब हुआ था वो क्या था? वो वायु के पास जाना चाहता था, पर वो चाहकर भी अविराज के पीछे नहीं जा सकता था। उसका खुद का दिल भी टूट गया था, उसने खुद को सँभाला और ये सोचकर कि जब वायु को होश आ जाएगा तो वायु वापस आएगी तब उससे बात करेंगे। ये सोचकर वो भी ऑफ़िस के अंदर आया और अपने काम पर लग गया। वहीं अविराज लिफ्ट से निकल के अपने केबिन की तरफ आया। उसने पैर मार के गुस्से से दरवाज़ा खोला और अपने केबिन के अंदर ही बने हुए एक रूम के अंदर वायु को लेकर आया। गुस्से से वायु को बेड पर पटक दिया। वो खड़ा होकर गुस्से से वायु को देखे जा रहा था। गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठी बंधी हुई थी। उसकी आँखों के सामने बार-बार रवि का हाथ जो वायु की कमर पर था, उसकी आँखों के सामने बार-बार वही आ रहा था। कुछ देर ऐसे ही वायु को देखने के बाद उसने टेबल से पानी का गिलास उठाया। सारा पानी वायु के मुँह पर फेंक के मारा। पानी गिरने के बाद भी वायु ने अपनी आँखें नहीं खोली। वो अभी भी बेहोश थी। ये देखकर अविराज ने चिल्लाकर राघव को आवाज़ लगाई। राघव जो अविराज के साथ-साथ उसके केबिन में ही खड़ा था, वो जल्दी से रूम में आया। उसने एक बार भी वायु की तरफ नहीं देखा। सिर झुका के बोला, जी बॉस। अविराज गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अभी के अभी एक डॉक्टर की टीम बुलाओ। टीम लेडीज़ डॉक्टर की होनी चाहिए। अगर उसमें एक भी मैन डॉक्टर हुआ तो तुम्हारी गर्दन में अपने हाथों से दबाऊँगा। अविराज की बात सुनकर उसकी धमकी सुनकर राघव जल्दी से रूम से बाहर निकला। उसने फ़ोन करके लेडीज़ टीम डॉक्टर को बुलाया। कुछ देर बाद रूम के अंदर अविराज सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। उसकी गुस्से से भरी हुई नज़रिया भी वायु के ऊपर ही थी। वहीं 3-4 लेडीज़ डॉक्टर वायु का चेकअप कर रही थी। वायु को चेक करने के बाद उनमें से एक सीनियर डॉक्टर जिसके माथे पर पहले ही डर के मारे बूंदी चमक रही थी पसीने की, वो अविराज की तरफ देखते हुए बोली, थोड़ी हिम्मत करके धीरे से बोली, सर हमने इनका चेकअप कर लिया है। शायद इन्होंने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए कमजोरी की वजह से ये बेहोश हो गई है। हमने इनको इंजेक्शन दे दिया है, 1 घंटे के अंदर इनको होश आ जाएगा और बहुत ज़्यादा वीक भी है। इन्हें होश आने के बाद कुछ खिला दीजिएगा। डॉक्टर ने इतना ही बोला था कि अविराज ने एक नज़र डॉक्टर को देखा। अविराज की नज़रों को देखकर डॉक्टर का गला सूख गया। वो जल्दी से अपनी टीम के साथ बाहर चली गई। अविराज ने 1-2 वैसे ही बैठे-बैठे सिगरेट पी। उसकी आँखों के सामने अभी भी वही सीन चल रहा था। जब वो अपनी एक मीटिंग खत्म करके वापस ऑफिस आ रहा था, तभी वायु और रवि को देखा था। ये सब सोचते हुए अपनी आखिरी सिगरेट का कस खत्म किया। सोफे से उठा वायु की तरफ देखते हुए बोला, बेबी गर्ल ये तुमने गलती कर दी। मैं बार बार बोलता हूँ मैं बेफिजूल किसी पर गुस्सा करना भी पसंद नहीं करता, पर तुम बार बार कुछ ना कुछ कर देती हो और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेबी गर्ल। इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ये कहते हुए रूम से बाहर आया। कैबिन में खड़े राघव को एक नज़र देखा। राघव जल्दी से बोला, बॉस 3rd फ्लोर पर है। ये सुनकर अविनाश तेज कदमों से चलता हुआ बाहर आया। लिफ्ट के अंदर आकर सीधा 3rd फ्लोर पर आ गया। अविनाश की 3rd फ्लोर पर आते ही वहाँ जितने एम्प्लॉय काम कर रहे थे, उन सब ने जैसे ही अविनाश को वहाँ पर देखा, सब हैरान थे। आज तक अविनाश कभी किसी भी फ्लोर पर जाकर एम्प्लॉय की टीम को देखा नहीं था। हमेशा राघव ही आया करता था। अविनाश को देखकर सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। वो सब जैसे ही अविनाश को गुड मॉर्निंग विश करने वाले थे, अविनाश ने सबको हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। ये देखकर सबने अपना सर झुका लिया। किसी को भी हिम्मत नहीं थी अविनाश को देखने की। सबने अविनाश के गुस्से के बारे में काफ़ी कुछ सुना था। अविनाश ने वहाँ पर खड़े हर एक शख्स पर अपनी नज़र घुमाई। उसकी नज़र जैसे ही रवि पर गई, जो टेबल के पास खड़ा था, उसने भी अपना सर झुका रखा था। अविनाश तेज कदमों से चलता हुआ उसके पास आया। उसने अपनी सख्त निगाहों से देखते हुए टेबल पर रखा हुआ पेन उठाया, अपनी उंगली पर गोल गोल घुमाने लगा। उसकी चलती हुई नजरें अभी भी रवि पर ही बनी हुई थी। वही अपने सामने एएस को देखकर रवि को वायु के बारे में जानना था। वो धीरे से बोला, ओ सर वायु, उसने सिर्फ यही 2 लफ्ज कहे थे। उसकी दर्दनाक चीख वहां खड़ी हर एक शख्स के कानों तक गूंज गई, जिसे सुनकर हर एक एम्प्लॉय कांपने लगा। उन सब की हिम्मत नहीं हुई अपनी नजरें उठाकर देखने की।
रवि दर्द से तड़प रहा था। वो अपना हाथ अविराज के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अविराज ने वो पेन रवि के हाथ को टेबल पर रखकर हथेली के बीच में पेन घुसा दिया था। वो पेन उसके हाथ के आर पार हो चुका था। उसके हाथ से पानी की तरह खून बह रहा था। रवि पूरी तरह से चिल्लाए जा रहा था। वो दर्द से तड़पते हुए बोला, सर ये आपने क्या? उसने इतना बोला ही कि फिर उससे उसकी दर्दनाक चीख निकल गई। उसकी बाजू पर भी एक पेन घुस चुका था। अभिराज गुस्से से गरजते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी गर्ल को हाथ लगाने की? तुम्हारे इन हाथों ने उसको टच कैसे किया? ये कहते हुए उसने पेन पर और भी ज्यादा दबाव बनाया। तो रवि बुरी तरह से तड़पने लगा। आसपास खड़े एम्प्लॉय उनके तो पसीने छूट रहे थे। वो बुरी तरह से डर गए थे। आज तक सिर्फ उन्होंने सुना था। आज पहली बार उन्होंने ये एएस का रूप देख भी लिया था। अभिराज ने अपना हाथ उसकी बाजू से हटाया। उसका चेहरा बिल्कुल सख्त था। टेबल पर रखा हुआ टिश्यू पेपर लेकर अपना हाथ साफ करते हुए बोला, अभी तो सिर्फ कुछ खून का कतरा तुम्हारे शरीर से निकला है इसको ये बिल्कुल भी गवारा नहीं कि कोई उसकी चीज पर अपनी नजर भी डाले। दोबारा मेरी बेबी गर्ल के आसपास भी दिखे तो तुम्हारे शरीर के अंदर एक खून का कतरा भी नहीं बचेगा। ये कहते हुए उसकी नजर रवि के ऊपर थी जो नीचे बैठ गया था। उसके हाथ से खून निकल रहा था। अभिराज ने टिश्यू पेपर उसके ऊपर फेंका और वहां से चला गया। उसके जाते ही सभी एम्प्लॉय ने नजर उठाकर रवि की तरफ देखा। उनमें से किसी ने भी अब तक अपनी नजर नहीं उठाई थी। उनकी पहले ही हालत खराब थी। अब रवि की हालत देखकर उनकी हालत और खराब हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि रवि के पास आने की। तभी राघव वहां पर आया। सबको देखते हुए बोला, सारे के सारे चुपचाप अपना काम करो। ये बोलकर रवि के पास आया। उसके साथ जो बॉडीगार्ड आए थे उनको इशारा किया रवि को ऑफिस से बाहर फेंकने का। रवि तो बोलने की हालत में नहीं था। उन बॉडीगार्ड ने रवि को उठाया और ऑफिस से बाहर ले गए। अभिराज वापस अपने कैबिन में आया। अब उसके चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहे थे। अब वो रूम में आया, देखा तो वायु की आंखें अभी भी बंद थी। वायु को अभी भी होश नहीं आया था। रूम में एक छोटा सा ड्रिंक काउंटर भी बना हुआ था। अभिराज उस काउंटर के पास गया, वहीं चेयर पर बैठकर वाइन की बोतल उठाई, अपने होठों से लगा ली। वाइन पीते हुए भी उसकी नजर वायु पर थी, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। आधे घंटे बाद तकरीबन 12 बजे के आसपास वायु को होश आया। वायु ने अपनी आंखें खोली। अपने आप को किसी रूम में पाकर वो एकदम से उठकर बैठ गई। तभी उसकी नजर अभिराज पर गई, जिसने 2-3 बोतल पी ली थी। उसकी आंख नशे से पूरी लाल हो चुकी थी। अब उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी और वो उसी की तरफ देख रहा था। वायु को उठा हुआ देखकर अभिराज उसके पास आया। अपने सिगरेट का एक कस भरकर अपना चेहरा वायु की तरफ झुकाया। धुआं वायु के चेहरे पर छोड़ दिया। धुआं जैसे ही वायु के चेहरे पर आया, उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसको खांसी आने लगी थी। वो हल्का खांसते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? वो इतना ही बोली थी कि अविराज ने उसको एक झटके में अपनी गोद में उठा लिया। अचानक से अविराज ने इस तरीके से उठाने से वायु ने नीचे गिरने के डर से अपने दोनों हाथ अविराज के गले में लपेट लिए। वायु जल्दी से बोली, ये आपने हमें गोद में क्यों उठा लिया? हमें नीचे उतारिए। अविराज ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वायु की नजर वॉशरूम के गेट पर गई, जिसे देखकर वो समझ गई अविराज उसको कहाँ लेकर जा रहा है। अविराज वायु को वॉशरूम की तरफ लेकर आया। उसने पैर से गेट खोला और अंदर ले जाकर वायु को शावर के नीचे खड़ा कर दिया। वायु हैरानी से अविराज की तरफ देखते हुए बोली, ये आप हमें यहाँ वॉशरूम में क्यों लेकर आए हैं? देखिए हम यहाँ आना नहीं चाहते थे। हमें तो मम्मी जी ने भेजा है आपका खाना लेकर, और ये बोलने के लिए कि शाम को घर पर उन्होंने पार्टी रखी है हम दोनों के लिए। ये कहते हुए वायु एकदम चुप हो गई। उसने अविराज की आंखों को देखा। अब तक अविराज के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आए थे। उसकी आंखें सिर्फ नशे की वजह से लाल लग रही थी। पर अब अविराज की आंखों को, उसके चेहरे को देखकर वायु घबरा गई। वो जल्दी से एक कदम पीछे हो गई। तभी अविराज ने उसको एक झटके से कमर से पकड़ा और पकड़कर खुद से चिपकाते हुए बोला, बेबी गर्ल क्या हुआ? तुम ऐसे पीछे क्यों जा रही हो? वायु हकलाते हुए बोली, ओ आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आप हमसे गुस्सा है? अविराज तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बेबी गर्ल क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा हूँ? ये कहते हुए अविराज अपने हाथों से वायु की कमर को उस जगह पर हल्का हल्का घुमा रहा था जहाँ रवि का हाथ था।
वायु मासूमियत से बोली, नहीं, हमें नहीं पता। क्या हमने कोई गलती की है? क्या हम यहाँ पर आए हैं, आपको इसीलिए गुस्सा आ रहा है? हम सच्ची में यहाँ नहीं आना चाहते थे। मम्मी जी ने हमें भेज दिया, कसम से। ये कहते हुए उसने अपने गले पर चुटकी काट ली। वायु की मासूमियत से चेहरे को देखकर भी अभिराज के चेहरे के भाव नहीं बदले। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी से बात करने की? तुमने कैसे ही खुद को किसी को टच करने दिया? ये कहते हुए अभिराज ने वायु की कमर को बहुत मजबूती से पकड़ लिया, जिससे वायु के मुंह से आह निकल गई। वो रोते हुए बोली, हमने किसी को खुद को छूने नहीं दिया। आप किसकी बात कर रहे हो? प्लीज हमें छोड़िए ना, हमें दर्द हो रहा है। वायु की बात सुनकर अभिराज गुस्से से कांपता हुआ बोला, बेबी गर्ल, बहुत कमजोर दिमाग है तुम्हारा, बहुत जल्दी भूल गई तुम। तुम्हें नहीं याद कि अभी थोड़ी देर पहले तुम नीचे किससे बात कर रही थी और किसकी बाहों में बेहोश पड़ी थी? अभिराज की बात सुनकर अब वायु की समझ में आया कि नीचे तो वो रवि से बात कर रही थी। वो जल्दी से बोली, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हमारे दोस्त है, वो तो हमसे बस पापा के बारे में बात कर रहे थे और हमें नहीं पता हम कैसे बात करते हुए बेहोश हो गए। अविराज वायु की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, बेबी गर्ल, अविराज सिंघानिया ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी चीज को टच करे। बेबी गर्ल, अभी तो मैंने उसको बहुत आसानी से छोड़ दिया, जाने दिया। अगर अगली बार तुम्हें किसी ने छूने की गुस्ताखी भी की तो मैं क्या करूंगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। अविराज की बात सुनकर वायु तो बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था अविराज इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है। वो कौन-सा उससे इश्क करता है, वो तो उसको सिर्फ़ अपना एक सामान समझता है, खरीदा हुआ। कोई अपने सामान के लिए इतना पॉसेसिव कैसे हो सकता है? वायु यह सब सोच ही रही थी कि एकदम से अभिराज ने शावर ऑन कर दिया। ठंडा-ठंडा पानी अभिराज के ऊपर से होता हुआ वायु के ऊपर गिरने लगा। वायु अभिराज की तरफ देखते हुए बोली, ये आपने क्या किया? आपने पानी क्यों चला दिया? हम पूरे गीले हो गए। ये कहते हुए अपनी कमर से अभिराज का हाथ उठाने लगी। अभिराज अभी भी गुस्से से भरी हुई नज़रों से उसे ही देख रहा था। अभिराज ने अपना हाथ वायु की कमर से हटाया, उसकी साड़ी के पल्लू पर रख दिया, झटके से साड़ी का पल्लू खींच दिया। ये करते ही वायु एकदम से गोल घूम गई। वो नीचे गिरती अभिराज ने फिर से उसको कमर से पकड़ के दीवार से लगा दिया। उसकी साड़ी अब उसके बदन से अलग हो चुकी थी। ये देखकर वायु ने अपने हाथ जल्दी से अपने सीने पर रख लिए। अभिराज को गुस्से से देखते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? आप क्या कर रहे हैं? ये अविराज अपना एक हाथ गुस्से से दीवार पर मारता हुआ बोला, हाँ, हूँ मैं पागल। नहीं है मुझसे बर्दाश्त, किसी चीज़ पर मेरी मुहर लगी है, उस पर किसी और की परछाई भी पड़े, ये मुझे हरगिज़ गवारा नहीं, बर्दाश्त नहीं है। ये कहते हुए उसने अपना हाथ साइड में बढ़ाया, वहाँ पर रखा हुआ बॉडी स्क्रब उठाया और उसको वायु की कमर पर रगड़ने लगा। वायु के हाथ जो अब तक उसके सीने पर थे, एकदम से अविराज के कंधे पर आ गए। वो दर्द से चिल्लाते हुए बोली, प्लीज़ छोड़िए हमें, दर्द हो रहा है, ये आप क्या कर रहे हैं? हटिए। ये कहते हुए वो बुरी तरीके से रोने लगी। अविराज को उसके रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बुरी तरीके से अपने एक हाथ से वायु की कमर को रगड़े जा रहा था। वायु की कमर पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था किसी भी टाइम वहाँ से खून निकलने वाला है। दोनों अभी भी पानी में भीग रहे थे। अविराज एक हाथ वायु की कमर पर दबा बना रहा था, दूसरे हाथ से उसके उस जगह पर रगड़ रहा था जहाँ रवि का हाथ था। रोते-रोते अब वायु का चेहरा भी लाल हो चुका था। उसकी आँखें भी अब धीरे-धीरे फिर से बंद होने लगी। उसने अपना सर अभिराज के सीने पर टिका लिया। शर्ट के 2 बटन खुले होने की वजह से वायु के होंठ उसके सीने पर टकरा रहे थे। अपनी बंद होती आँखों से धीरे से बोली, मिस्टर ऑक्सीजन, हमें दर्द हो रहा है। ये कहते हुए पूरी तरह से फिर से बेहोश हो गई। उसका सर एक तरफ को लटक गया। वायु के होठों को अपने सीने पर महसूस करके और उसके मुंह से, मिस्टर ऑक्सीजन, हमें दर्द हो रहा है। ये सुनकर अविराज जो पागलों की तरह उसकी कमर को रगड़ रहा था, उसके हाथ एकदम से रुक गए। एक सेकंड के लिए उसे खुद की धड़कन बढ़ती हुई महसूस हुई। उसने वायु के चेहरे की तरफ देखा जो रोने की वजह से पूरा लाल हो चुका था। उसका चेहरा एक तरफ को लटका हुआ था। अगर अविराज ने उसका एक हाथ से कमर से नहीं पकड़ा होता तो अब तक वायु नीचे गिर चुकी होती। अब अविराज ने उसकी कमर की तरफ देखा जो धीरे धीरे नीली पड़ती जा रही थी। ये देखकर उसने अपनी आंखें कस के बंद की। वायु की कमर को, उसके चेहरे को देखकर उसकी खुद के अंदर कुछ अजीब सा लग रहा था, पर वो समझ नहीं पाया। उसने कुछ सेकंड तक गहरी सांस ली, फिर आंखें खोली। अब उसकी आंखें एकदम शांत थी। अब उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना ही कुछ और। अब उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे।
वायु को गोद में उठाया, वॉशरूम से बाहर आकर सोफे पर लिटा दिया। सोफे पर लिटाने के बाद वायु की तरफ देखा जो सिर्फ उसके सामने ब्लाउज और पेटीकोट में थी। अविराज कपबोर्ड की तरफ गया, उसमें से एक वाइट शर्ट निकाल कर अपनी वायु के पास लेकर आया। उसने रूम के गेट की तरफ देखा जो बंद था। अविराज वायु के ऊपर झुका, उसने वायु के ब्लाउज को और उसके पेटीकोट उसके बदन से अलग किया। जो बचे हुए कपड़े थे वो भी उसके बदन से अलग कर दिए। अविराज की नज़र वायु के किसी भी अंग पर नहीं थी, उसकी नज़र वायु की कमर पर थी, जो ज़्यादा रगड़ने की वजह से धीरे-धीरे नीली पड़ती जा रही थी। अब उसने वायु को शॉर्ट पहनाई, उसने वायु को दोबारा से गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया क्योंकि सोफ़ा गीला हो चुका था। ब्लैंकेट लिया, वायु के पैरों तक ढक दिया। अब खुद के कपड़े लेकर वो भी वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आया। उसने राघव को बोलकर कुछ खाने को मँगवाया। तभी राघव ने बताया कि वायु मैडम जब आ रही थी तो वो घर से खाना लेकर आई थी। वो खाना राघव ने कैबिन में टेबल पर रख दिया था। ये सुनकर अविनाश बोला, ठीक है, तुम किसी डिज़ाइनर को फ़ोन करो, वायु के लिए कुछ इंडियन ड्रेस मँगवाओ, अभी 10 मिनट के अंदर-अंदर। ये बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया। अविनाश ने फिर से वायु की तरफ देखा, जिसकी बंद आँखों के कोने से हल्के-हल्के आँसू चमक रहे थे। ये देखकर उसने अपनी पीठ दीवार से लगा ली और अपनी पॉकेट में से सिगरेट निकाल कर लाइट से जलाकर पीने लगा। उसने कुछ सेकंड में फिर से कई सारी सिगरेट पी ली थी। उसकी नज़रें एकदम शांत थी, पर उसके मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। वहीं खड़े-खड़े 4-5 सिगरेट पीने के बाद भी उसकी नज़र एक बार भी वायु की आँखों के कोने से नहीं हटी। आखिरी सिगरेट खत्म की, अपने एक हाथ की मुट्ठी बाँध कर गहरी साँस ली। दोबारा से कबर्ड की तरफ गया, वहाँ से बॉक्स निकालकर वायु के पास आया, बेड पर बैठ गया। उसने वायु के पैरों से ब्लैंकेट को नहीं हटाया। उसने शर्ट थोड़ी ऊपर की, मेडिकल बॉक्स में से दवाई निकाली, वायु की कमर पर लगाने लगा। तभी उसकी नज़र वायु के पलकों पर गई, जो हल्की-हल्की हिल रही थी। वायु ने धीरे-धीरे अपनी आँखें खोली और एकदम से उठकर बैठ गई। तभी उसके मुँह से चीख निकल गई। उसने कस के अपनी आँखें बंद कर ली। उसने अपनी कमर पर एकदम से हाथ रख लिया। वहीं वायु के एकदम से बैठने से अविनाश का हाथ हट गया था, पर उसने दवाई लगा दी थी। वायु ने कुछ सेकंड बाद दर्द को बर्दाश्त करने के बाद आंखें खोली तो अपने सामने अविनाश को देखकर वायु को थोड़ा डर लग रहा था। उसने खुद को देखा तो उसने सिर्फ शॉर्ट पहनी हुई थी। अविनाश की शर्ट काफ़ी लंबी थी, तो उसकी थाई तक आ रही थी। बैठते हुए ब्लैंकेट उसके पैर से हट गया था। उसने वापस ब्लैंकेट को अपने पैर पर डाला, धीरे से बोली, हमारे कपड़े चेंज किसने? ये कहते हुए वो चुप हो गई। उसको वॉशरूम में किया हुआ अविनाश का बिहेवियर याद आ रहा था और अपने कपड़े चेंज देखकर उसकी आंखों में आंसू थे। अविनाश खड़ा होते हुए बोला, बेबी गर्ल, मेरे होते हुए ये कौन करेगा? ये कहते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। वायु अपनी आंखों में आंसू लिए बस उसको जाते हुए देखती रही। अविनाश अपने हाथ क्लीन करने के बाद वायु के पास आया। उसने वायु को एक झटके में गोद में उठा लिया, जिससे वायु के मुंह से फिर से एक दर्द की आह निकल गई। अविनाश की तरफ देखते हुए आंखों में मोटे-मोटे आंसू लिए वो धीरे से बोली, हमें ब्लैंकेट चाहिए, आपने हमें ऐसे गोद में क्यों उठा लिया? हमारे पैर? ये कहते हुए चुप हो गई। अविनाश तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, मुझसे क्या छिपा रही हो? मैं तो पहले ही सब कुछ देख चुका हूँ, इसीलिए ये फालतू का ड्रामा मत करो। अविनाश की बात सुनकर वायु की आंखों से एक कतरा आंसू निकल गया। वायु धीरे से बोली, ऑक्सीजन, आप बहुत बुरे हो, आपने हमें कितना दर्द दिया, हमारी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आप एक काम कीजिए ना, आप हमें एक बार में मार दीजिए। ये कहते ही उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। उसकी बात सुनकर अविनाश के कदम रुक गए और बिना चेहरे पर कोई भाव लिए वायु की तरफ देखते हुए बोला, जिस दिन अपने लिमिट पूरी तरह से क्रॉस करोगी बेबी गर्ल, उस दिन ये भी कर दूंगा। ये बोलकर रूम से बाहर आया। कैबिन में ही सोफे पर वायु को गोद में लिए ही बैठ गया। टेबल पर रखे हुए खाने को देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, खाओ इसे। रोने की वजह से वायु का चेहरा अभी भी लाल था, उसके होठों का पाउट बना हुआ था। अपने समुद्र जैसी आंखों से वो अविनाश की तरफ ही देख रही थी। उसको देखते हुए रोते हुए बोली, मिस्टर ऑक्सीजन, आप कितने बुरे हो। पहले आपने हमें बिना गलती की सजा दी और अब हमने कहा हमें मार दो, आपने कितनी आसानी से बोल दिया कि आप हमें मार भी दोगे। आप सच में बहुत बुरे हो। ये बोलकर उसने टेबल की तरफ देखा जहाँ खाना रखा हुआ था। खाने को देखकर उसने अपना चेहरा फेर लिया। वायु की बात सुनकर उसको ऐसा मुंह फेरते हुए देखकर अविनाश तिरछी निगाहों से देखते हुए बोला, बेबी गर्ल, अभी तो तुम्हें मैंने सज़ा भी नहीं दी, तुम तो थोड़ी सी सज़ा में ही बेहोश हो गई। सज़ा देने के लिए तुम्हारे अंदर एनर्जी होनी भी ज़रूरी है, इसीलिए अच्छे से खाना खाओ और अपने अंदर एनर्जी लाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई गलती करो तो फिर मैं तुम्हें सज़ा दूँ तो तुम ऐसे बेहोश ना हो जाओ। ये कहते हुए उसने फिर से खाने की तरफ इशारा किया।
वायु ने अपना चेहरा फिर से ना में हिला दिया और बोली, ये हम नहीं खाएंगे। आप सुबह बिना कुछ खाए यहाँ पर आ गए। ये खाना मम्मी जी ने आपके लिए भेजा है मिस्टर ऑक्सीजन, आपको भूख लग रही होगी, ये आप खा लीजिए, हम घर जाकर खा लेंगे। अपने लिए वायु को खाना छोड़ते हुए देखकर अविराज को हैरानी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये लड़की है क्या। अविराज ने जो वायु के साथ किया अगर वो किसी और के साथ करता, हालांकि कोई भी अविराज का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, पर इतना सब कुछ करने के बाद उसकी परवाह तो वो हरगिज नहीं करता और उसकी बेबी गर्ल उसकी परवाह कर रही थी। वह हैरान था पर उसने अपने चेहरे पर कोई एक भी भाव आने नहीं दिया। वायु अपनी बात बोलकर अविराज की गोद में से उठने लगी, फिर उसकी आह निकल गई। वो आपस अविराज की गोद में ही बैठ गई। रोते हुए फिर से बोली, आपने तो हमारी सच में कमर तोड़ दी। अब हम रात को पार्टी में क्या करेंगे। मम्मी जी ने पार्टी रखी है, अब हम पार्टी में कैसे चले। हम तो हल्का सा हिल भी रहे हैं तो हमारी तो जान निकल रही है। ये कहते हुए अविराज की आंखों में देख रही थी जो उसको देख रहा था। पार्टी के बारे में सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। अविराज उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, क्या मम ने सबको पार्टी रखी है। अविराज की बात सुनकर वायु ने अपना हाँ में सर हिला दिया और धीरे से बोली, हाँ मैं उसी के लिए तो आई थी, आपको बताने के लिए। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया भी था पर आप तो गुस्से में धोबी बने हुए थे, आपने हमारी बात सुनी ही नहीं। खड़ूस धोबी वालों की तरह आपने हमें कपड़ा समझ के धो दिया। अविराज अजीब सा चेहरा बनाकर बोला, व्हाट धोबी, मैं तुम्हें धोबी दिखता हूँ। मैं ग्रेट बिजनेसमैन अविराज सिंघानिया तुम्हें धोबी दिखता है। लगता है बेबी गर्ल तुम्हारे दिमाग के साथ साथ मुझे तुम्हारी आंखों का भी इलाज करवाना पड़ेगा। अविराज की बात सुनकर वायु दोबारा से कुछ बोलती। अविराज ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर चुप करते हुए कहा, अब चुपचाप से खाना खाओ। अगर तुमने ये खाना खुद नहीं खाया तो मैं अपने तरीके से खिलाऊंगा। मेरा तरीका तुम सोच भी नहीं सकती बेबी गर्ल कैसा होगा। और ये तुम्हारी कमर है, अभी 1-2 घंटे में ठीक हो जाएगी, दवाई लगा दी है मैंने। अब चुपचाप से खाना खाओ। ये कहते हुए उसने वायु की थाई पर अपना हाथ रखा और उसको अच्छे से अपनी गोद में बिठा लिया। अविराज के हाथ को अपने थाई पर देखकर वायु धीरे से बोली, आप हमें साइड में बिठा दीजिए, हम खा लेंगे। ये बोलते हुए चुप हो गई। अविराज उसको थोड़े गुस्से से देखने लगा था। ये देखकर अब उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप से खाना खाने लगी। कुछ देर में उसने खाना खा लिया था। उसने बहुत थोड़ा सा खाना खाया था, आधे से ज्यादा खाना उसने छोड़ दिया था। वो अविराज की तरफ छोटा सा मुंह बनाकर बोली, अब हमसे और नहीं खाया जाएगा और खाना छोड़ना पाप होता है। देखिए आपके गुस्से के चक्कर में हमने सारा खाना जूठा कर दिया। अब आप तो इसे खाएंगे नहीं, ये वेस्ट हो जाएगा। अविराज वायु के होठों की तरफ देखते हुए बोला, और जहाँ पर एक खीर का छोटा सा चावल का दाना लगा हुआ था, बेबी गर्ल थोड़ा ज़्यादा खाना खाया करो। तुम जितना ज़्यादा खाना खाओगी ना उतना ज़्यादा मैं तुम्हें खा पाऊंगा, तो तुम्हें एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। ये कहते हुए उसने अचानक से ही वायु के होठों के ऊपर अपने होठ रख दिए और उस चावल के दाने को अपने मुंह के अंदर ले लिया और होठों को हल्का सा चूम भी लिया। अविराज के ये करते ही वायु ने अपना सर हल्का सा पीछे कर लिया और जल्दी से बोली, मिस्टर ऑक्सीजन प्लीज़, अभी हमें आपका ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अभी हमारा ऑक्सीजन एकदम अच्छे से काम कर रहा है। अगर अभी आप अपना ऑक्सीजन हमें देंगे तो आपका ऑक्सीजन सिर्फ काम नहीं करता, आंधी तूफान लाता है हमारे अंदर। हमें नहीं पता वो तूफान क्यों आता है, पर अभी हमारी कमर आपने तोड़ दी है। हमें वो तूफान नहीं चाहिए। आप अपना ऑक्सीजन अभी अपने पास रखिए, हमें घर जाना है। हमारे कपड़े दीजिए। ये कहते हुए वायु ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसने एक सांस में ये सब बोल दिया था। वायु को इस तरीके से एक सांस में बोलता हुआ देखकर अविराज को हंसी आ रही थी। वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ओके ठीक है, आंधी तूफान नहीं दूंगा तुम्हारे अंदर, पर मैं अपने कोहिनूर से तो मिल लूँ। उससे बिना मिले मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ बेबी गर्ल। ये कहते हुए उसने फिर से वायु के होठों के नीचे हल्का सा चूम लिया। वायु को तो अविराज का कोहिनूर का हीरा उसके सर के ऊपर से जाता था। उसको समझ में नहीं आता था अविराज किसको कोहिनूर कहता है। वायु उसके कोहिनूर के हीरे के बारे में पूछती, उससे पहले ही अविराज बोला, टेबल पर रखा हुआ बैग को उठाओ। वायु अविराज जब रूम में थे तो 10 मिनट के अंदर अविराज का ऑर्डर मिलते ही राघव उस बैग को रख कर चला गया था। वायु ने बिना कुछ कहे जल्दी से बैग उठा लिया। अविराज उसको अपनी गोद में लेकर खड़ा हुआ, रूम में लेकर आया। खड़ा करते हुए बोला, इस बैग में कपड़े हैं, चेंज कर लो। ये कहते हुए रूम से जाने लगा, पर जाते जाते उसके कदम रुक गए। बिना वायु की तरफ देखे बोला, बेबी गर्ल डोरी या जिप लगाने में दिक्कत हो तो अपने आप को तकलीफ मत देना, मुझे बता देना, वो दिक्कत मैं अपने हाथों को दे दूंगा। ये बोलकर रूम से बाहर निकल गया। वायु ने जल्दी से बैग के अंदर देखा। वाइट कलर का प्लाजो सूट था, बहुत ही सुंदर, पर उसने सूट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी से सूट की जिप और डोरी को चेक किया। सूट में डोरी नहीं थी और जिप साइड में थी। ये देखकर उसने चैन की सांस ली और जल्दी से कपड़े चेंज करने लगी। कपड़े चेंज करते हुए उसे दर्द हो रहा था, पर दर्द को कंट्रोल करते हुए कपड़े चेंज की। फिर वायु धीमे कदमों से कैबिन में आई। अविराज ने उसको देखा, कैबिन से बाहर निकलते हुए बोला, चलो। ये कहते हुए वो कैबिन से बाहर निकल कर लिफ्ट एरिया की तरफ आया।
उसने देखा पीछे मुड़कर वायु अब सिर्फ कैबिन के गेट तक ही पहुंची थी। वो बहुत धीरे-धीरे चल रही थी। ये देखकर अभिराज वापस उसके पास आया। फिर से उसको अपनी गोद में उठा लिया। वायु ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिया और जल्दी से बोली, हमें नीचे उतार दीजिए, हम खुद से चल लेंगे। अभिराज हल्का सा मुस्कुराया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, बेबी गर्ल। स्टोरी में कछुआ जीत गया था क्योंकि खरगोश बेवकूफ़ था और मैं खरगोश नहीं हूँ जो तुम मुझसे आगे निकल जाओगी इस कछुए की चाल से। ये कहते हुए उसे लिफ्ट के अंदर लेकर आया और पार्किंग एरिया में आकर गाड़ी में बैठ गया। उनके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी वहाँ से निकल गई। वायु अभी भी अविराज की गोद में ही बैठी हुई थी। वो अविराज के चेहरे को देखी जा रही थी। अविराज जब गुस्से में होता था तो उसका रूप कुछ और होता था और जब वो शांत होता था तो वो कुछ और ही बन जाता था। वायु अविराज को बस एक टक देखी जा रही थी। उसे समझ में नहीं आता आखिर अविराज का असली रूप कौन सा है। अविराज ने एक हाथ से वायु को अपनी गोद में पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से फोन चला रहा था। उसको पता था वायु उसको ही देख रही है, पर उसने उसकी तरफ नहीं देखा। अपने फोन में अपनी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल चेक करता रहा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सिंगानिया हाउस आकर रुकी। वायु को अपनी गोद में उठाकर उसे रूम में छोड़कर सीधा सुनीता जी के कमरे में आ गया। अब तक उसका चेहरा जो नॉर्मल लग रहा था, पर अब उसका चेहरा दोबारा से सख्त हो चुका था। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर दें। धन्यवाद।